ओके गाइस, तो ये पहली वीडियो है 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन वाली सीरीज की। तो जैसा कि प्लानर में मेंशन था, वी विल स्टार्ट विथ मैकेनिक्स इन फिजिक्स। तो मैं मैकेनिक्स में सबसे पहले काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करता हूँ। तो आज हम काइनेमेटिक्स के बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और अलजेब्रा इन मैथ्स और ऑर्गेनिक इन केमिस्ट्री। तो यार मैथ और केमिस्ट्री की वीडियोज आपको मिल जाएंगी। तो यार जो लोग नए हैं और जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 60 डेज ऑफ लॉकडाउन क्या है, तो यार मैं एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, गो चेक इट आउट। तो यार मैं काइनेमेटिक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन के क्वेश्चंस कवर करूंगा। तो यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक गाइडलाइंस दे देता हूँ कि इस वीडियो को देखनी कैसे है ताकि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो यार इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आएगा, आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और कम से कम उस पर 2 मिनट सोचेंगे कि इस क्वेश्चन की एल्गोरिथम क्या है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट ही सोचेंगे। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो आप सोल्यूशन देखेंगे। और आप वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि कितने में से कितने क्वेश्चंस आपसे हो गए या फिर आपको लगते थे कि आपसे हो जाएंगे। और और यार एक बात और, जैसे जैसे मैं सोल्यूशन दूंगा किसी भी क्वेश्चन का, तो आप मुझे फॉलो करिएगा और कमेंट करके ये बताइए कि आप मुझे उस क्वेश्चन में कहाँ तक फॉलो कर पाए और किस कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया। तो यार पहला क्वेश्चन ये है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट h विथ वेलोसिटी v। तो हमें पता लगाना है कि टाइम आफ्टर विच द बॉल स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन से करेंगे। तो यार तो पहले हम अपने लिए साइन कन्वेंशंस डिफाइन करते हैं। तो ऊपर वाले डायरेक्शन में मैं चीज़ों को पॉजिटिव मानूंगा और नीचे के डायरेक्शन में मैं चीज़ों को नेगेटिव मानूंगा। तो यार कई बच्चे क्या करते हैं कि इस सवाल में भी फालतू में दिमाग लगाते हैं। वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि यार यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा, फिर वापस आते वक्त यहाँ भी वेलोसिटी v होगा, फिर नीचे आएगा पार्टिकल। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से यहाँ तक की टाइम निकालेंगे, फिर वो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालेंगे, फिर टाइम को ऐड करेंगे। तो नहीं, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाला। यार इस क्वेश्चन को मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर से करूँगा, जहाँ पे s माइनस h है, u v है, टाइम हमें निकालना है और एक्सेलरेशन अपनी माइनस g है। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं और t के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें t में एक क्वाड्रेटिक आएगी। तो यार अब इस t के लिए इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको t की 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो आप देखेंगे एक केस में टाइम नेगेटिव आएगा और एक केस में टाइम पॉजिटिव आएगा। तो ऑब्वियसली यार जिस केस में टाइम नेगेटिव आ रहा है उस सोल्यूशन को हम नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम टाइम पॉजिटिव वाले सोल्यूशन से प्रोसीड करेंगे और हमारा आंसर होगा। तो यार ये काफ़ी बेसिक सवाल था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल सबसे हो गया होगा। तो अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। क्वेश्चन कहता है कि initial velocity of a body along a straight line is 7 meter per second and it has a uniform acceleration of 4 meter per second square. तो find the distance covered in the 5th second of its motion. तो इसका मतलब क्या, हमें 5वें सेकंड में वो बॉडी कितने डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम 5वें सेकंड में वेलोसिटी निकालें और उसको 1 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। पर ये लंबा अप्रोच है, खासकर जेई मेंस के लिए, क्योंकि यार एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप अब चल के वेलोसिटी निकालें, क्योंकि आपको टाइम बचाना है जाके आप बचा हुआ टाइम दूसरे तगड़े क्वेश्चंस में लगा सकें। पर यार nth सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल निकालने का फॉर्मूला पहले से बना के रखा गया है, तो आप उसका यूज लें। ये है u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। ये है इनिशियल स्पीड, a है एक्सलरेशन और n है वो सेकंड, nth सेकंड जिसमें आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। तो सिंपली यार अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो s निकल के आएगा 25 मीटर, जो कि अपना आंसर है। तो यार बढ़ते हैं अगले सवाल पे। यार आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है, t इक्वल टू 0 पे उस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा जिसकी मैग्नीट्यूड इस इक्वेशन के द्वारा डिफाइन की गई है, F इक्वल्स टू अल्फा टी, जहाँ पे अल्फा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और t टाइम है। तो हमें बताना है कि ये जो दो ग्राफ दिए गए हैं 1 और 2, ये किसके किसके ग्राफ है। तो मतलब 1 के लिए हमें y और x निकालना है और 2 के लिए y और x निकालना है। तो यार ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। तो पहले हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, F इक्वल्स टू अल्फा टी। तो यहाँ दिख रहा है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसलिए पहला वाला ग्राफ इससे आएगा। या फिर मोर स्पेसिफिकली हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो पहला तो हो गया एक्सलरेशन वर्सेस टाइम। तो यार हम एक्सलरेशन को लिख सकते हैं dv बाई dt, और अगर हम dt को उधर ले जा करके दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये मिलेगी।
mv इक्वल्स अल्फा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये v है और ये टी स्क्वायर है। यार ये जो v और टी स्क्वायर का रिलेशन है वो एक पैराबोलिक रिलेशन है, और दूसरा वाला भी एक पैराबोला है। अगर हम ऐसे देखें तो ऐसा होता है एक पैराबोला। तो दूसरा कर्व है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, एज सिंपल एज दैट। तो यार जिस बच्चे को इक्वेशंस से मैनिपुलेशंस आती हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएगा। और अगर आप इक्वेशन पे ध्यान दिए बिना सोचने लगे कि ये स्ट्रेट है और ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आप आंसर पे आ पाए, पर आप टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और हमें टाइम भी बचाना है। तो यार हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल ए, जिसे प्रोजेक्ट किया गया है स्पीड va से मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, और उसी इंस्टेंट पे सेकंड पार्टिकल बी को भी प्रोजेक्ट किया गया है वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो द मैक्सिमम हाइट पॉइंट ऑफ पैराबोलिक पाथ है। इसका मतलब कि अगर यहाँ से हम ए को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका ये है पैराबोलिक पाथ, तो इसके मैक्सिमम हाइट के जस्ट नीचे, मतलब यहाँ से हम बी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी vb। फिर ये कह रहा है कि इफ द टू पार्टिकल्स कोलाइड देन फाइंड द रेशियो va by vb। यार ये देखते हैं कि ये दोनों पार्टिकल इस केस में कोलाइड करेंगे। तो अगर इन्हें कोलाइड करना है तो पहली कंडीशन ये है कि जैसे जैसे दोनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दोनों की हाइट हर एक टाइम पे सेम होनी चाहिए। और दूसरी बात, जब ये दोनों पार्टिकल्स इस हाइट पे पहुंचे, उतने ही टाइम में इसको ये डिस्टेंस भी कवर करना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ टू पार्टिकल्स कोलाइड्स, का मतलब कि वो दोनों कोलाइड कर रहे हैं, इट्स डैम श्योर। तो हम सिंपली ये करेंगे कि इन दोनों वेलोसिटीज के वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे, दैट्स इट, क्वेश्चन हो गया। तो यार पार्टिकल ए की वर्टिकल कंपोनेंट आएगी वी ए साइन 60 को हम इक्वेट करेंगे वी बी से, तो यहाँ से हमें वी ए बाई वी बी मिल जाएगा। तो यार जब भी बात पूछी जाएगी दो पार्टिकल कब कोलाइड करेंगे, तो आप देखिएगा कि दोनों की हाइट्स को हमें हमेशा सेम रखना है। तो यार आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन अ फ्रॉग एंड इंसेक्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज 10 मीटर। फ्रॉग कैन जंप विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स सो दैट द फ्रॉग कैचेस द इंसेक्ट। और यहाँ पे जी की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। तो इसके लिए हम पहले ये निकालेंगे कि फ्रॉग एक जंप में मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यार ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉग की मैक्सिमम स्पीड दी हुई है इतनी। तो ऐसे मान लो कि फ्रॉग जंप करेगा, तो हमें निकालना है कि इस प्रोजेक्टाइल का जिसकी वेलोसिटी 10√10 मीटर पर सेकंड है, उसका रेंज क्या है। तो इसके लिए हम सिंपली रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाने वाला, ये फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए। आप एग्जाम में ऐसा नहीं करोगे कि आप बेसिक से पूरा यू इसको इधर तोड़ोगे, इसको इधर तोड़ोगे और फिर रेंज निकालोगे। ना, ऐसा नहीं करना, आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। अरे यार किसी ने फॉर्मूला बनाया है तो यूज़ करो ना उसका। हमें आर नहीं, हमें चाहिए मैक्सिमम आर। तो यार इस फंक्शन में अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, यू अपना फिक्स्ड है, जी अपना फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ ये साइन 2 थीटा वेरिएबल है, तो ये बताओ कि साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली 1 होगी। तो फिर अपना आर मैक्स आ जाएगा √10 स्क्वायर अपॉन 10 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब कि एक जंप में फ्रॉग मैक्सिमम 1 मीटर जा सकता है। तो फिर यार 10 मीटर अगर उसे जाना है तो वो मिनिमम 10 जंप्स लेगा। ये है आंसर। और एक बात और, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता इस एंगल पे फ्रॉग जंप करे ताकि वो मिनिमम स्टेप्स में इंसेक्ट्स तक पहुंच पाए, तो आप क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 करने पर हमें मिनिमम जंप्स मिले थे, इसीलिए हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, एज सिंपल एज दैट। चल बढ़ते हैं अगले सवाल पे। Particle starts from origin at t equals to 0 and moves in the xy plane with a constant acceleration a in the y direction, और the equation of the motion is y equals to bx square। तो हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट एट t इक्वल टू 0। यार इस क्वेश्चन में फिजिक्स से ज़्यादा मैथ है। इसमें आपको इक्वेशंस के मैनिपुलेशंस आने चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे ये इक्वेशन ऑफ मोशन दी हुई है,
y इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2bx dx बाई डी टी। तो यहाँ पे dx बाई डी टी है आपकी x कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और dy बाई डी टी है y कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो अपने को dx बाई डी टी निकालना है, और यहाँ पे dx बाई डी टी dy बाई डी टी के टर्म में आ रहा है और dy बाई डी टी हमें नोन नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आएगा डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2b इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस 2bx इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यार इस x और डी एक्स बाई डी टी पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर है वो होता है आपका एक्सलरेशन अलॉन्ग दी वाई एक्सिस, और ये जो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है वो है एक्सलेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और इस क्वेश्चन में दिया है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ए एक्सलेशन है जो सिर्फ और सिर्फ वाई में है। इसका मतलब कि एक्स के डायरेक्शन में कोई भी एक्सलेशन नहीं है। इसका मतलब कि ये चीज़ जीरो हो जाएगी और ये चीज़ ए आएगी। यार ये पूरी चीज़ जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से अपना वी आ जाएगा रूट ओवर ए अपॉन 2b। तो यार बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टू स्टोन्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेवल ग्राउंड और उन दोनों की ट्रेजेक्टरीज दी गई हैं। तो y वर्सेस x मतलब हाइट, मतलब कि कितने ऊपर गए और कितने आगे गए। तो ये दो ग्राफ दी गई है, पहली और दूसरी। तो हमें पहले और दूसरों में t1 t2 कंपेयर करना है जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट, और u1 u2 कंपेयर करना है देयर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शंस। आप लोग सोचिए क्या एल्गोरिथम हो सकती है इस क्वेश्चन की। तो यार हम पहले बात करते हैं कि t1 और t2 मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों ही कर्व की मैक्सिमम हाइट सेम है, इसका मतलब कि दोनों ही प्रोजेक्टाइल्स के वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता है एक्सलरेशन इनटू टाइम टी। अगर इनिशियल मोर स्पेसिफिकली वी वाई प्रोपोर्शनल होगा एक्सलरेशन इनटू टाइम टी के। एक्सलरेशन तो कांस्टेंट है, इसका मतलब कि वी वाई प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। इसका मतलब कि जो वी वाई का रिलेशन होगा वही टाइम का रिलेशन होगा, और चूंकि दोनों के ही वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम है इसलिए दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम आएगा। बात करते हैं u1 और u2 की। पार्टिकल 2 की जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो ज़्यादा है, और ये बात क्लियर है कि दोनों की टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। इसका मतलब कि सेम टाइम में पार्टिकल 2 को हॉरिजॉन्टली ज़्यादा जाना है। इसका मतलब कि पार्टिकल 2 की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी पड़ेगी, इसीलिए सिंपली u2 ग्रेटर देन u1। चल अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि एन एरो इज शॉट इन एयर और उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट दी हुई है 5 सेकंड और उसका हॉरिजॉन्टल रेंज दिया हुआ है 200 मीटर। तो हमें बताना है कि उस एरो को हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे छोड़ा गया था, दैट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। यार इस क्वेश्चन को पहले विजुलाइज करते हैं। ये है अपना पार्टिकल बी से हमने इसे थीटा पे प्रोजेक्ट किया और ये ऐसे गया 200 मीटर दूर। यार प्रोजेक्टाइल में कोई भी क्वेश्चन अगर आप एक बार इमेजिन कर लिए कि वो कैसे कैसे जा रहा है, तो फिर उसके बाद आप बस सिर्फ उस विजुअलाइजेशन के मैनिपुलेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये है मेरा विजुअलाइजेशन। यार पहला मैनिपुलेशन कि v का इधर का कंपोनेंट v cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 200, तो ये हो गया। दूसरा कि इसका y में कंपोनेंट v sin थीटा, v sin थीटा अपॉन g क्या देगा कि इसको यहाँ से मैक्सिमम हाइट तक जाने के टाइम और उसका 2 गुना मतलब v sin थीटा अपॉन g इंटू 2 इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज 5। हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू 5/8 और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/8। तो प्रीटी सिंपल। तो ये क्वेश्चन को ज़्यादा ही सिंपल हो गया। तो आते हैं अभी इस क्वेश्चन पे जो दिखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। थीटा पाई/4 प्लस थीटा, एंगल दिया बड़ा है। अरे सिर्फ एंगल दिया है और हमें निकालना है रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंजेस। अब ये कैसे होगा? तो यार ऐसे थीटा वगैरह देख के डरना नहीं है। और हाँ यार ये भी दिया हुआ है कि दोनों प्रोजेक्टाइल के इनिशियल स्पीड सेम है। तो यार इसके लिए आप बेसिकली रेंज की फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो पहले में मिलेगा साइन ऑफ पाई/2 प्लस 2 थीटा और दूसरे केस में मिलेगा साइन ऑफ पाई/2 माइनस 2 थीटा। और क्योंकि इनिशियल स्पीड सेम है इसलिए u और g, खैर जी तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं इनका। और अगर आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्वांटिटीज़ बिल्कुल सेम हैं, इसीलिए
रेशियो होगा 1:1। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो ध्यान में रखने लायक है कि अगर दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिए हों और दोनों एंगल का सम को इधर सम आएगा π/2, तो अगर दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सम π/2 आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों के सेम होते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर एंगल का सम π/2 है तो हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होते हैं। इस पॉइंट को हम आगे एडवांस क्वेश्चन में यूज करेंगे। सपोज हमें एक एंगल दिया हो, हमें दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गेस करना हो सेम वेलोसिटी के लिए, तो हम इजिली ये चीज़ को अप्लाई करेंगे और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बता देंगे। तो यार इस क्वेश्चन का मेन पर्पज यही था, आपको ये बताना कि अगर θ1 पर θ2 π/2 हो तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यार इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी पॉइंट पे दो पर्सन है और ए वाला पर्सन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है और बी वाला उसी डायरेक्शन में मतलब उससे दूर 10 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा है। तो हमें बताना है कि पहली बार जब वो दोनों मीट करेंगे तो कितने टाइम बाद मीट करेंगे। सर यहाँ पे अब देखो दोनों ही मूव कर रहे हैं तो चीज़ों को एनालाइज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि यार बी आगे बढ़ा, बी तेजी से आगे बढ़ा, फिर ए थोड़ा धीरे आगे बढ़ा। तो इस तरह समझ में आ रहा है कि ए बी को नहीं बल्कि बी ए को पीछे से आके पकड़ेगा। पर अगर ऐसा हो जाए कि एक पार्टिकल रेस्ट पे हो जाए, सिर्फ एक ही मूव करे, तो कितना आसान होगा। हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल लेंगे और वेलोसिटी में पता होगी और हमारा टाइम आ जाएगा। तो यार इसी चीज़ को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी अप्लाई करेंगे। मुझे दो पार्टिकल को घुमा करके कबड्डी नहीं खेलनी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। मेरा इंटरेस्ट है जल्दी से जल्दी आंसर लाना। तो इसके लिए वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन। तो ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वी ए बी, इसका मतलब कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए with respect to b is equal to va minus vb, that is velocity of particle a minus velocity of particle b। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं vba equals to vb minus va। तो इसका मतलब है velocity of particle b with respect to a। तो with respect to a मतलब कि हमारा a पार्टिकल रेस्ट पे हो जाएगा और b मूव करेगा इस velocity vba से जो आएगी 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब कि अब a रेस्ट पे हो गया और b आगे बढ़ रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। तो ऑब्वियसली 8 और 8 और 8 8 इंटू 3/8 मीटर पर सेकंड इक्वल टू 3 सेकंड आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है कि 3 स्टोन्स हैं जिन्हें साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किया गया है सेम पॉइंट से और सेम इनिशियल स्पीड से। इस तरह कि ए को वर्टिकली अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया गया है, बी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है और सी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट किया गया है किसी एक पॉइंट से। और उसके बाद दिया है कि अगर एक्स ए माइनस एक्स ई मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए एंड पार्टिकल सी 10 मीटर है, तो उस इंस्टेंट पे डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल ए और पार्टिकल बी क्या होगा। तो यार इस क्वेश्चन में अगर आप इक्वेशंस लिख करके इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो आप काफ़ी बड़ा फंस सकते हो। और यार मैं वैसे फंसना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जर्वर है मैं उसे जी एक्सलरेशन दे दूंगा। इसका मतलब कि अब ऑब्जर्वर और ए बी सी किसी के रेस्पेक्ट में कोई भी एक्सलेशन नहीं आएगी। मतलब कि ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पार्टिकल ए, पार्टिकल बी और पार्टिकल सी तीनों ही सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कोई एक्सलेशन नहीं है। तो अब केस काफ़ी सिंपल है। तो ये कह रहा है कि अब एक्स ए और एक्स सी के बीच में 10 मीटर की दूरी है, मतलब कि ओ से ए की दूरी 5, ओ से सी की दूरी 5। तो यार उतने टाइम में ऑब्वियसली ओ से बी की भी दूरी 5 मीटर ही होगी। अब ये पूछ रहा है ए और बी का डिस्टेंस। तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम से 5√2 विल बी द आंसर। तो हम आते हैं आखिरी सवाल पे। तो इस सवाल को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा डेटा है। तो यार सबसे पहले हम इन वेलोसिटीज़ को नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जिधर भी है उसे हम इस एक कोऑर्डिनेट प्लेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे पहले हमें ये निकालना है कि झंडा किस डायरेक्शन में लहराएगा। तो ऑब्वियसली यार विंड के डायरेक्शन में झंडा लहराएगा, तो हमें वेलोसिटी ऑफ विंड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये चीज़ हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है ये, और हमें निकालना पड़ेगा माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यार हमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू शिप दी हुई है ये, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू शिप होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस इक्वेशन से हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल लेंगे। तो होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो पहले हम वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए इस एक्सिस पे वेलोसिटी ऑफ
मैन विद रिस्पेक्ट टू शिप प्लॉट करते हैं तो ये आएगा 30 नॉर्थ डायरेक्शन में। और हम बात करें वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की, ये आएगा 40 ईस्ट डायरेक्शन में। तो अगर हम इन दोनों को वेक्टरली जोड़ेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हम इसका नेगेटिव लें तो ये आएगा 37 डिग्री इधर सेम मैग्नीट्यूड के साथ। अब हमें इसे ऐड करना है तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और यहाँ पे हो गया माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये हो जाएगा आंसर। तो गाइस अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि इतने सवालों में से कितने सवाल आपसे हो जाते, और उससे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप कमेंट में ये लिखिए कि वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं हुआ। क्या आपको उस क्वेश्चन की थ्योरी नहीं पता थी, कि क्या आप उस क्वेश्चन की सही एल्गोरिथम नहीं क्रैक कर पा रहे थे।